नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है और बैंकिंग की बात का ये 33वां एपिसोड है। रात 8 बज चुके हैं, तो शुरू करते हैं बैंकिंग की बात मेरे साथ। आज जिन 5 विषयों पे बात करेंगे, सबसे पहला है आरबीआई ने एग्री किया कि बैंक जो है वो आरटीआई के तहत डिटेल जो है एनपीए की या बाकी चीज़ों की वो सार्वजनिक कर सकते हैं। दूसरा, आरबीआई ने इंटरनल ओबर्ट्समैन के लिए बैंकों से कहा है कि वो वहाँ पर उनको नियुक्त करें, लागू करें। और डीएफएस ने एक नया कंपोजिट सैलरी अकाउंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए इंट्रोड्यूस किया है। आरबीआई ने ही सिबिल के लिए नियमों में परिवर्तन किया है और बैंकों की जो क्रेडिट डिपॉजिट की रेशियो है उसके अंदर अंतर आया है। बैंकों के लिए एक चिंता का विषय है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, हालांकि आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो अपने किसी भी व्यक्ति द्वारा आरटीआई फाइल करने पर जो एनपीए का डाटा है या और डिटेल्स हैं, ऑडिट के बारे में, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स हैं, इंस्पेक्शन है, उसके बारे में वो डिटेल दे सकते हैं। लेकिन अभी जो मामला है आरटीआई का, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का, आरबीएल, येस बैंक और स्टेट बैंक के ऊपर है। उस आरटीआई के तहत डिफॉल्टर्स की डिटेल मांगी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा और आरबीएल ने जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है या बाकी जो ऑडिट है, और बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर स्टैट्यूटरी ऑडिट के कारण 4.34 करोड़ का जो पेनल्टी लगी है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी डिफॉल्टर्स का मुद्दा है, उसको लेकर बैंकों ने ऐतराज़ जताया है कि ये हमारे जो ग्राहक हैं, हमारी जो स्वायत्तता है, उसके ऊपर हम इसको नहीं दे सकते या नहीं देना चाहते। लेकिन रिजर्व बैंक ने कह दिया है कि सीआईसी द्वारा, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जो आरटीआई की अपील गई है, उसके तहत बैंक इसको मना नहीं कर सकते और बैंक को देना चाहिए। अब जब एक प्रावधान है और उसमें बैंक बचना चाहते हैं, पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर बैंक, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक आरटीआई के दायरे आते हैं, तो उनको ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत दिनों तक वो उस इंफॉर्मेशन को छुपा नहीं सकते हैं। दूसरा, एक और रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है, सभी एनबीएफसी से कहा है कि वो अपने यहाँ पर इंटरनल ओबर्ट्समैन यानी स्थानीय लोकपाल की नियुक्ति करें। कारण क्या है कि बैंकों में बढ़ती कंप्लेंट्स हैं। हालांकि बैंकों के कस्टमर सर्विस सेक्शन है, वो कंप्लेंट को एड्रेस करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट रह जाती हैं जो कि एड्रेस नहीं हो पाती, और फिर वो सीधा रिजर्व बैंक के पास जाती हैं। वहाँ पर उसका दबाव बढ़ता है। तो रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक जो है अपने यहीं पर इंटरनल ओबर्ट्समैन की नियुक्ति करें, और वो जो इंटरनल ओबर्ट्समैन है, जो स्थानीय लोकपाल है, वो कोई आरबीआई का रिटायर्ड जीएम रैंक का व्यक्ति होना चाहिए। उसको उस क्षेत्र का अनुभव भी होना चाहिए, ताकि जो कंप्लेंट का रेड्रेसल नहीं कर पाए बैंक, उसको वो कर सके, और बैंकों के बोर्ड को भी वो सारी जानकारी भी दे सके और उनसे क्वेश्चन भी कर सके कि भाई ये जो कंप्लेंट्स हैं, इनके बारे में बैंक का या बोर्ड का क्या कहना है। तो एक अच्छा कदम रिजर्व बैंक का, ताकि बहुत सारे जो कंप्लेंट्स और तेज गति से बैंकों में ही रेड्रेस हो पाएंगी। तो एक बैंकों के लिए भी अच्छा होगा, ग्राहकों के लिए भी एक अच्छा सराहनीय कदम रिजर्व बैंक का इंटरनल लोकपाल के ऊपर
वैसे ही DFS यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए एक कंपोजिट सैलरी अकाउंट इंट्रोड्यूस किया। अब बैंकों को इन खातों को खोलना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टारगेट है बैंकों के लिए। कारण क्या है कि लगता है कि भाई बहुत सारे जो सरकारी कर्मचारी भी हैं वो अपना अकाउंट जो है दूसरे प्राइवेट बैंकों में खोल लेते हैं, लेकिन पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए ये एक सुविधा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए शुरू की गई है। और DFS का जो सोच है वो ये है कि इस कंपोजिट अकाउंट के थ्रू जो सैलरीड एम्प्लॉइज़ हैं उनको सारी सुविधाएं मिले, बैंकिंग की भी मिले, बीमा की भी मिले, कार्ड की भी मिले। बैंकिंग में जो जो फैसिलिटीज़ हैं उनको ना मिनिमम बैलेंस का हो और सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको लोन भी अवेलेबल हो जाएं। इंश्योरेंस का भी लाभ उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का उस अकाउंट के ऊपर हो। वैसे ही कार्ड भी उनको जो है क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उनको दिए जाएं। तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का है उनको टारगेट करने के लिए ये रिजर्व बैंक ने और DFS ने मिलकर ये एक पहल की है। लेकिन इससे बैंकों का जहां काम तो बढ़ेगा, लेकिन बैंकों के पास एक नया कस्टमर बेस भी होगा, क्योंकि बहुत सारे जो सरकार के खाते हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा ही जो संचालित होते हैं, उनका कंट्रोल यानी उनके फंड्स जो हैं वो बैंकों के पास रहते हैं। तो सैलरी अकाउंट भी वो बैंक जो हैं अच्छी तरह से उनके खोल सकते हैं और एक अच्छा कस्टमर बेस जो है वो भी बैंकों को मिलेगा। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने सिबिल के ऊपर भी एक नई रूल की घोषणा की है कि पहले जहां सिबिल का डाटा जो है वो बैंक और NBFCs जो है 15 दिन के बाद, महीने के बाद एजेंसीज को देते थे, लेकिन अभी उसका नियम में परिवर्तन हो गया है। हर 7 दिन के बाद सभी बैंकों को, NBFCs को, वो एजेंसीज को डाटा जो है वीकली बेसिस पर देना होगा, यानी 7 तारीख को, 14 को, 21, 28 और महीने के अंत में। और महीने के अंत में पूरा एक महीने का जो डाटा है वो लोन लेने वालों का हो या क्रेडिट कार्ड वालों का हो, यानी सारी जानकारी जो है वो चाहे नए लोन हो या पुराने लोन में जो रीपेमेंट हो या कोई लोन जो है ओवरड्यू हो गया हो, या ऐसी सारी जानकारी हर एक सप्ताह के बाद जो है वो एजेंसीज के पास जाएंगी। इससे जहां ग्राहकों को लाभ होगा कि ग्राहकों को जो उनका सिबिल स्कोर है वो रेगुलर बेसिस पर अपडेट होता रहेगा और उनको अगर यदि लोन लेना है तो वो उनको कोई असुविधा भी नहीं होगी और बैंकों के लिए भी एक अच्छा मौका मिलेगा कि भाई जो डाटा पुराने के आधार पर कई बार कई ग्राहकों का लोन रिजेक्ट हो जाता है वो भी नहीं होगा और नए डाटा के आधार पर बैंक जो हैं ग्राहकों को भी लोन देने में आसानी से लोन दे पाएंगे। इसके बाद बैंकों के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। वो मुश्किल क्या है कि जो क्रेडिट और डिपॉजिट का रेशो है वो लगभग 75 to 80 पर होना चाहिए, यानी बैंकों के पास जो डिपॉजिट है अगर 100 रुपये है तो उसमें से 75 से 80% ही वो लोन दे सकते हैं। लेकिन अभी इन दिनों में डिपॉजिट की ग्रोथ जो है वो बार बार कम हो रही है और जो क्रेडिट है उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो अभी जो रेशो है वो 82% यानी 82% तक क्रेडिट पहुंच गया है, यानी 100 रुपये का जो टोटल डिपॉजिट है बैंकों के पास उसमें से लगभग 82 रुपये जो है वो का लोन दे चुके हैं। अब इसके लिए जो है बैंक अलग अलग तरीक़ों से अपने डिपॉजिट को बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन
डिपॉजिट बढ़ नहीं रहा क्योंकि बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहे हैं, लोग दूसरे इन्वेस्टमेंट में जो है वहाँ पर ज़्यादा स्विच ओवर हो रहे हैं, शेयर मार्केट में जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, और कभी कभी तो बैंक भी जो है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचकर अपना जो डिपॉजिट बेस है उसको कम कर देते हैं। तो ऐसे में बैंकों को अपना डिपॉजिट क्रेडिट जो रेशो है उसको मेंटेन करने के लिए मुश्किल आ रही है। लेकिन सरकार अगर कुछ प्रयास करती है इस बजट में तो बैंकों को कुछ सुविधा हो सकती है, वहीं ग्राहकों को भी लाभ होगा कि जो ग्राहक हैं वो बैंक में अपना जो डिपॉजिट है, इन्वेस्टमेंट है, वो रख पाएंगे और बैंकों के लिए भी सुविधा होगी, ग्राहकों को भी एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। यानी उनको अगर सेविंग है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स की छूट मिल जाए कि सेविंग में जो खाता है उसके ऊपर जो इनकम टैक्स ना लगे, या जो फिक्स डिपॉजिट है वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आ जाए, तो लोग कंटिन्यू जो एफडी कराते हैं उनको भी लाभ हो सकता है। तो इस तरह के प्रयास अगर सरकार फाइनेंस मिनिस्टर बजट में करते हैं तो बैंकों के लिए एक थोड़ी सी सुविधा हो सकती है। नहीं तो बैंकों को ये रेशो मेंटेन करने के लिए अलग अलग स्रोतों से अपना डिपॉजिट को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे अगले शनिवार, तब तक के लिए नमस्कार। और ये वीडियो एपिसोड अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी महत्वपूर्ण मैं जानकारियाँ जो रोज़ आपके पास देने का प्रयास करता हूँ आप पर के पास सीधी पहुँचती रहे।